नमस्कार दोस्तों। नमस्कार आप सभी को, सभी प्यारे बच्चों, मेरे मित्रों और इस विषय का अध्ययन कर रहे सभी अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों। निश्चित रूप से यह चैनल आप सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इकोनॉमिक्स बाय डी कुमार आज आपके सामने लेके आया है एकाधिकार बाजार से आप क्या समझते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में व्यष्टि अर्थशास्त्र में एकाधिकार बाजार क्या है। आज आप इसके बारे में पढ़ेंगे और यह जानेंगे कि इस बाजार में फर्म की संतुलन की स्थिति क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है और एकाधिकार बाजार में फर्म का प्रॉफिट कैसे डिटर्मिनेशन होता है, प्राइस कैसे डिटरमिन होता है, इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमिन होता है। ये सारी चीज़ें आज आप इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप सभी ये देखें कि एकाधिकार बाजार क्या है। देखिए यह बाजार एक ऐसी संरचना है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे मात्र एक फर्म होता है और इस बाजार में एक ऐसी वस्तु का विक्रय होता है जो सजातीय है, अद्वितीय है। ऐसी वस्तुएं अन्य किसी बाजार में बिक्री नहीं हो रही होती हैं। और दूसरी तरफ एकाधिकार में विक्रेता के पास अपना उत्पाद बेचने और उस उत्पाद का मूल्य निर्धारित करने की उसके पास पूर्ण एकाधिकारी शक्ति मिली हुई होती है। यहाँ तक कि इस बाजार में किसी भी फर्म की एंट्री ना के बराबर है, अर्थात एंट्री ही नहीं है। इसलिए जो फर्म है वही पावरफुल है, वही एकाधिकारी है, वही विक्रेता है और वो अपने अनुसार बाज़ार में डिसीजन लेता है। वह अपने अनुसार बाज़ार में कीमत डिसाइड कर सकता है और उस कीमत पर वस्तुओं की बिक्री भी होती है। तो निश्चित रूप से जो मेरा कहने का प्रयास है कि एकाधिकार क्या है। वन सेलर इन द मार्केट। बायर्स की संख्या ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा नहीं कि आप गिन नहीं सकते, पर अधिक है, पर विक्रेता सिंगल है और पूर्ण प्रतियोगिता की तरह वह भी सजाती वस्तु की बिक्री कर रहा है। ये आप दिमाग में रख लें। ऐसा नहीं कि अकेला है कि वो अनेक वस्तुओं की बिक्री कर रहा, नहीं। सजाती सहजाती अर्थात रूप, रंग, टेस्ट, पैटर्न, डिजाइन सब एक जैसी वस्तु की बिक्री वो कर रहा है। ये आप समझना है आपको। और ऐसी मार्केट में जो डिमांड कर्व होगी वो नीचे की ओर गिरती हुई होगी, इस तरह से। पूर्ण प्रतियोगिता में आपने देखा था आधार अक्ष के पैरेलल थे डिमांड कर्व, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे डिमांड कर्व नीचे की ओर डाउन होगी, क्योंकि जो विक्रेता है वो प्रायः उसके पास डिसीजन लेने का पावर है। वो अपनी ज़्यादा वस्तुओं की बिक्री करना चाहता है कि अधिक से अधिक वस्तु की बेची जाए और यह तभी संभव होता है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मूल्य घटती है तो मांग बढ़ता है, अर्थात प्राइस और डिमांड के बीच निगेटिव रिलेशन है। तो एकाधिकारी जो फर्म है वो मूल्य कम करके अधिक वस्तु बेचने का प्रयास करता है, इसलिए मांग वक्र यहाँ पर डाउनवर्ड स्लोपिंग नीचे की ओर गिर रही है और यहाँ पे डिमांड और AR दोनों बराबर है। तो मुझे लगता है कि आप इतना समझ गए होंगे। अब हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखिए इसकी विशेषताएं क्या हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म की विशेषताएं क्या क्या है। नंबर 1, बाजार में अकेला विक्रेता है। पहले ही हमने बताया फर्म ही उद्योग है, चूँकि सिंगल यूनिट है, सिंगल सेलर है। बहुत ध्यान से समझिए, सिंगल यूनिट है, सिंगल सेलर है। निश्चित रूप से फर्म इज इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्री इज फर्म, दोनों में कोई विभेद नहीं है। जो इंडस्ट्री है वही फर्म है, वही कीमत का भी डिसाइड करेगा और उस डिटरमिन प्राइस पर बिक्री भी तय होगी। बिक्रीगत लागतें नहीं हैं। देखिए यहाँ पर कोई विज्ञापन की व्यय नहीं है, कोई बिक्री बढ़ाने के लिए कोई अलग से एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है। तो आप कह सकते हैं सेलिंग कास्ट इज जीरो। बहुत ध्यान से समझिए, एकाधिकार फर्म
एकाधिकारी बाजार में जो बिक्रीगत लागत है, सेलिंग कास्ट है, एडवर्टाइजिंग खर्च है, वो जीरो होता है, शून्य होता है, क्योंकि ऐसा कोई विज्ञापन, ऐसा कोई बिक्री को बढ़ाने का प्रयास, किसी तरह का एडवर्टीजमेंट करके इस बाज़ार में नहीं किया जाता। वो दूसरे बाज़ार में किया जाता है। एकाधिकारिक प्रतियोगिता, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, चैम्बरलिन ने इंट्रोड्यूस किया था। उसकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बाज़ार में कोई नज़दीकी स्थानापन्न नहीं है, अर्थात जो वस्तु बिक्री हो रही है बच्चों, जो वस्तुएं बेची जा रही हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि उसकी सब्स्टिट्यूट्स हैं, बिल्कुल यूनिक है। पहले ही डिफिनेशन में हमने बताया कि यूनिक वस्तु की बिक्री हो रही है। एकाधिकार बाजार में अब आप देख सकते हैं कि एकाधिकारी बाजार में जो वस्तुएं हैं, वो बाजार में कोई नज़दीकी स्थानापन्न नहीं है। हमने अब एकाधिकार बाजार में लोच पूर्ण प्रतियोगी बाजार के सापेक्ष कम होता है। जैसे पूर्ण प्रतियोगी बाजार में लोच तो हमने आपको बताया था कि इनफाइनाइट है, ईपी बराबर अनंत, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे ईपी अनंत के बराबर था, लोच माघ वक्र आधारज के पैरेलल थी पूर्ण प्रतियोगिता, बट यहाँ नहीं। यहाँ देखिए माघ वक्र जो है वो नीचे की ओर ये गिरती हुई है, अर्थात ए आर और जस्ट उसी के नीचे एम आर, तो इसलिए जो लोच होगी वो इकाई से कम होगी। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जो सबसे यूनिक पॉइंट है 7 पॉइंट, ए आर और एम आर के बीच संबंध, इसको आप लोग याद कर लें कि ई पी बराबर ए आर बटा ए आर माइनस एम आर, अर्थात जो मांग की लोच है, औसत आय, सीमांत आय और मांग की लोच के बीच ये इस तरह का संबंध पाया जाता है, एवरेज रेवेन्यू डिवाइडेड बाई एवरेज रेवेन्यू डिवाइडेड बाई माइनस एम आर। ये आप याद कर लीजिएगा। कीमत विभेद संभव है। एकाधिकारी बाजार में बच्चों प्राइस डिफरेंशिएट हो सकता है, अंडरस्टैंड। प्राइस अलग अलग एकाधिकारी ले सकता है क्योंकि वो अकेला है, और एकाधिकार में ही मूल्य विभेद होता है। ये आप अपने दिमाग में रखिए, पूर्ण प्रतियोगिता में नहीं होता। एकाधिकार एक ऐसा बाजार है जहाँ पर अकेला होने के नाते वह किसी क्रेता से अलग प्राइस ले सकता है और किसी क्रेता से अलग प्राइस ले सकता है। अब ये समझिए कि एकाधिकार, ये आपने विशेषताएं पढ़ लिया, जो 6, 7, 8 विशेषताएं हैं। अब एकाधिकार की अवस्था में देखिए हमने हाईलाइट किया लेस देन फुल कैपेसिटी का उत्पादन। ये परीक्षा में आता रहता है कि एकाधिकार में पूर्ण प्रतियोगिता में जो फर्म होती वो पूर्ण उत्पादन क्षमता के बराबर वस्तु का विक्रय करने चाहेगी, अर्थात जहाँ पे न्यूनतम लागत उसकी एवरेज कास्ट होती है, कीमत उसके बराबर प्राप्त करना चाहेगी, वहीं पर उसका मैक्सिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम प्रोडक्शन और मैक्सिमम सेल और मैक्सिमम प्रॉफिट होती है। लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ फर्म अपनी फुल कैपेसिटी पहले पाने के पहले ही वो बिक्री मैक्सिमम अपना प्रॉफिट करना चाहेगी। जो कि अकेला है, वो ये नहीं चाहेगा कि हम न्यूनतम लागत का इंतज़ार करें, वो न्यूनतम लागत के पहले ही मैक्सिमम प्रॉफिट पर अपनी बिक्री से सेटिस्फाइड होने की कोशिश करेगा। अब देखिए संतुलन की स्थिति, हर बाजार में संतुलन तब होता है जब फर्म का लाभ अधिकतम, पहली ये एकदम बिल्कुल फाइनल आप समझ लें, कोई भी मार्केट होगी उसका प्रॉफिट तभी मैक्सिमम होगा जब वो संतुलन में तभी होगी जब उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, सीधी सी बात है। ये समझ में आ गया होगा। अब प्रॉफिट मैक्सिमम पूर्ण प्रतियोगिता में हमने आपको समझाया था। एकाधिकार में देखिए बच्चों, प्राइस, चूँकि जो प्राइस है वो नीचे की ओर डाउन होती है, तो हमने आपको पहले ही बताया कि ए आर वक्र जो है वो नीचे की ओर जाएगी, और अगर प्राइस कम हो रही है तो निश्चित रूप से क्वांटिटी सेल ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में टी आर वक्र जो होता है प्रारंभ में देखिए बढ़ता है। टी आर वक्र बच्चों देखिए शुरू में टी आर बढ़ेगा, आप ये देख सकते हैं, बढ़ेगा मैक्सिमम और उसके बाद घटेगा, ये इस तरह का, ये टी आर वक्र है। बहुत ध्यान समझिए, शुरू में बढ़ेगा मैक्सिमम और उसके बाद घटेगा, और तीनों अवस्थाएं उल्टे यू आकार का मिल जाएगा। और टीसी वक्र जस्ट यस आकार के विपरीत ये आपको दिख जाएगा, जो एक्चुअल टीसी का शेप होता है वो यही है। और जहाँ पर दोनों का डिफरेंस, जहाँ पर दोनों का गैप मैक्सिमम होगा, जो पिछले लेक्चर में हमने समझाया था, आप दोबारा देख सकते हैं, जहाँ पर गैप दोनों का मैक्सिमम होगा वहीं पर फर्म का लाभ अधिकता। एक पाई वक्र देखिए यहाँ से हम बना सकते हैं प्रॉफिट कर्व,
एक प्रॉफिट कर्व भी हम बना सकते हैं। ये प्रॉफिट कर्व है बच्चों, जहाँ पे देखिए ये आधार अक्ष के समानांतर एक रेखा हम खींच सकते हैं, ए बी रेखा। आप देख सकते हैं ए बी रेखा मिल जाएगा। ये ए बी रेखा ये बता रही है, देखिए ये रेखा ये बता रही है कि ऐसी कंडीशन में जो है फर्म का लाभ जो है वो मैक्सिमम है। समझ में आया? तो मुझे लग रहा है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आप ये देखिए यम और एन पॉइंट, यम और एन पॉइंट, ये यम है एन, ये ब्रेक इवन पॉइंट है बच्चों, जहाँ पर फर्म का ना तो प्रॉफिट है ना तो लॉस है। जो पहले लेक्चर में मैंने बताया था, उसके पहले देखिए लॉस है। लॉस कितनी होगी? टोटल फिक्स कास्ट के बराबर, याद कर लीजिएगा। कितना घाटा शुरू में होता है? कुल स्थिर लागत के बराबर होगा। और ये घाटा जाके यम बिंदु पर ख़त्म हो जाए। उसके बाद देखिए ये प्रॉफिट मैक्सिमम इसका हो गया ए बी, जहाँ पर टी आर का स्लोप और टी सी के स्लोप दोनों बराबर है। ये टी आर का स्लोप टी सी का स्लोप बराबर है। तो आप ये देख सकते हैं कि उसकी बिक्री जो होगी वो एक्स, टी बिंदु पर उसका प्रॉफिट मैक्सिमम। तो यही एकाधिकार में एक फर्म का मैक्सिमम प्रॉफिट है। तो यम और एन जहाँ पर प्रॉफिट जीरो है, लॉस जीरो है, वो ब्रेक इवन पॉइंट है। आप इसको क्लियरली आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप बनाने का प्रयास करेंगे। दूसरा, हमने इसको देखिए डिफरेंशियल मोड में भी कुछ समझाने की कोशिश किया, जूम करके हम आपको दिखाना चाहेंगे। प्रॉफिट मैक्सिमम तब होगा जब उसके, अगर आप डिफरेंशियल से जाएंगे, डी पाई बाई डी एक्स बराबर जीरो और डी टू पाई अपान डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन। अगर आपको सवाल पूछा जाता है गणित में तो निश्चित रूप से इस फार्मूले के थ्रू आप जाएंगे प्रॉफिट मैक्सिमम के लिए। अब इसका बहुत ही सिंपल सा है, पाई बराबर होता है आर माइनस सी, अर्थात टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कास्ट। पहला डिफरेंशियल देखिए, डी आर बाई डी एक्स माइनस डी सी बाई डी एक्स बराबर जीरो। तो निश्चित रूप से डी आर अपान डी एक्स क्या है? रेवेन्यू का डिफरेंशियल, अर्थात टोटल रेवेन्यू में चेंजिंग कितनी हो तो एम आर है। एम आर माइनस एम सी बराबर जीरो, सो यू कैन राइट एम आर इक्वल टू एम सी। सेकेंड डिफरेंशियल, डी टू बाई आर अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस डी टू सी अपान डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन, अर्थात एम आर जो हो वो एम सी से कम हो। एम आर कम नहीं, एम आर का जो ढाल होगा वो एम सी के ढाल से कम होगा, अर्थात स्लोप ऑफ एम सी, सेकेंड टर्म सर, स्लोप ऑफ एम सी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ एम आर। ये आप माइंड में रखिएगा, तभी आप इसको क्लियर कट समझा पाएंगे, क्लियर कर लिख पाएंगे और क्लियर आपका आंसर होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए अल्पकाल में संस्थिति, ये तो अभी आपने एक जनरल इक्विलिब्रियम पढ़ा। अब अल्पकाल में, चूँकि मैंने पहले ही बताया कि कोई फर्म की एंट्री और एग्जिट नहीं है, सीधी सी बात है। एकाधिकारी बाजार में अल्पकाल में देखिए प्लाट का आकार निश्चित है, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अल्पकाल में असामान्य लाभ, हानि, सामान्य लाभ प्राप्त किया जा सकता है। हानि और यहाँ पे सामान्य लिखा है तो इसको आप सामान्य लाभ समझिएगा, अर्थात असामान्य लाभ, हानि और सामान्य लाभ की स्थिति प्राप्त की जा सकती है। पहली कंडीशन यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है, आप यहाँ समझ लें, जूम करके दिखाते हैं। देखिए संतुलन उसका एम सी बराबर एम आर, देखिए यहाँ दिखाया गया, मान लीजिए ये ई पॉइंट, ये संतुलन है जहाँ पर एम आर को काट रहा है, ये एम आर वक्र है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर संतुलन है, इसको आप सीधे वर्टिकल ऊपर बढ़ाएंगे, एक बिंदु मिलेगा, इसको आप मिला देंगे पी, तो ये प्राइस मिल गई। और देखिए ए सी, जहाँ एवरेज कास्ट को इस वाली वक्र पर, जहाँ पर ए सी वक्र को, ए सी जे अर्थात ए सी वक्र को जहाँ पे काट रहा है, वहाँ पे आप देखिए ए सी वक्र को कहाँ काट रहा है, ये बिंदु, ये इसके जस्ट ऊपर, या इससे पैरेलल आप यहाँ पे आप चाहें तो सी लिख सकते हैं, ये सी हो गया, अर्थात लागत कम है, प्राइस ज़्यादा है, तो इसलिए इतना जो ये जो येलो कलर का रेक्टेंगल है वो प्रॉफिट है। देखिए अंदर लिखा हुआ है, जूम करके दिखाते हैं, P ग्रेटर देन प्रॉफिट ग्रेटर देन जीरो, अर्थात प्रॉफिट अधिक है। तो ये हो गया
एबनॉर्मल प्रॉफिट का। दूसरा कंडीशन, दूसरा डायग्राम में देखिए जस्ट वही सेम, यहाँ पे देखिए संतुलन है और इसी को आपने एम आर बराबर एम सी, देखिए एम सी का स्लोप भी एम आर से ज़्यादा है, तो इसलिए ये संतुलन की पूरी शर्त को फॉलो कर रहा है। अब इसको जस्ट ऊपर बढ़ाएंगे बच्चों, ये प्राइस आपको मिल जाएगा और देखिए जस्ट इसको ऊपर बढ़ाएंगे और इसी से आपको लागत भी मिल जाएगी। फिर से समझिए, ये संतुलन आपका हो गया, इसी को जस्ट ऊपर बढ़ाएंगे, एम आर बराबर एम सी के आधार पर संतुलन मिला और ये प्राइस आपको मिल गया। और इसी प्राइस को जहाँ पर संतुलन वाली लंब इसको जहाँ टच कर रही है ए आर को, उसी से संबंधित देखिए ए सी भी वहीं टच कर रही है। ठीक है, तो निश्चित रूप से ए सी और ए आर दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो निश्चित रूप से सेकेंड डायग्राम नॉर्मल प्रॉफिट का है। यहाँ पर देखिए, अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें कि हमने आपसे पहले ही कहा था कि हमने आपसे पहले ही बात की थी कि ऐसी कंडीशन में देखिए फर्म अगर वो फुल कैपेसिटी में जाना चाहेगी तो देखिए एसी का न्यूनतम पार्ट ये आएगा, जहाँ पर उसका एसी न्यूनतम हो रहा है, इसके बाद ये जस्ट यू शेप हो जाती है। तो देखिए अगर वो यहाँ पर जाएगी तब वो फुल कैपेसिटी का प्रयोग करेगी, तो वहाँ जाने के पहले ही उसको संतुलन मिल जा रहा है और प्राइस मिल जा रहा है, तो वहाँ पे क्यों जाएगी, उसको ऑलरेडी उसके पूर्व ही संतुलन प्राप्त हो जा रहा है, तो वह न्यूनतम बिंदु, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में न्यूनतम बिंदु पर जा करके संतुलन प्राप्त करती है और पूर्ण उत्पादन क्षमता का प्रयोग करती है। बट यहाँ नहीं, यहाँ पर उसके पहले ही वो संतुलन को प्राप्त कर लेती है और उसको प्रॉफिट भी मिल जाता है। तो इसलिए एकाधिकारी में ये कहा जाता है कि वो अपनी पूर्ण उत्पादन क्षमता से कम में जो है वो काम करती है। अब आप ये देखिए, हानि भी उसको हो सकती है फर्म को। अभी तो आपने लाभ देखा, नॉर्मल प्रॉफिट देखा, लॉस कब हो सकता है। देखिए अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें तो देखिए एम सी बराबर एम आर ई बिंदु पर संतुलन है। जस्ट इसको लंब आप ऊपर उड़ाएंगे, जैसे आप ए आर और एम सी तो आप खींच लेंगे, ये मैंने पहले से ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है, तो आप इसको यहाँ से खींच लेंगे और ये संतुलन आपको मिल जाएगा। इसको आप ऊपर खींचेंगे, देखिए बी बिंदु, डॉट बी बिंदु से संबंधित देखिए लागत मिल गया और ए से संबंधित प्राइस मिल गया। इसका मतलब लागत ज़्यादा है, देखिए यह लागत ज़्यादा है, इसका मतलब लॉस है। दिस कंडीशन इज शो हियर लॉस नॉट द प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि फर्म की जो कास्ट है वो ज़्यादा है और संतुलन की अवस्था में जो कि अन्य फर्मों की एंट्री नहीं है, और ये फर्म जो है, ये जो मोनोपोली फर्म है, उस लास्ट कंडीशन में भी काम कर रही है। कब तक करेगी? जैसा कि पहले लेक्चर में आप यूट्यूब में देखेंगे, कब तक काम करेगी? जब तक कि एवरेज वेरिएबल कास्ट को वो पूरा पा रही है। जब वो देखिए फिक्स कास्ट के बराबर वो लॉस वहन करेगी, लेकिन जैसे ही लॉस उसकी एवीसी से भी ज़्यादा हो जाएगी, अर्थात इस लॉस में अगर उसको एवरेज वेरिएबल कास्ट पूरा हो रहा है, उसको मिल रहा है, उतनी प्राइस मिल रही है, तो निश्चित रूप से वो काम करेगा। तो इसके आधार पे अगर देखिए इस डायग्राम में आप देखें, यहाँ पे हमने दिखाने की कोशिश किया है, यहाँ पे देखिए ये एवी से वक्र आपको दिख रहा है, डॉट डॉट करके, ये ब्लैक कलर का, ये आपको दिख रहा होगा। अब अगर ये लॉस है, देखिए बी पॉइंट इतना लॉस है, वही डायग्राम आपको दिखाएगा इतना लॉस है, और इस लॉस में भी उसको इतना देखिए एवीसी उसकी मिल रही है, प्राप्त हो रही है। लेकिन जैसे ही ये एवीसी बढ़कर के बी बिंदु पर पहुंच जाएगी, यहाँ पे एवीसी अगर ये निकल जाए तो निश्चित रूप से फर्म काम करना बंद कर देगी। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि हानि की अवस्था में अगर फर्म को घाटा हो रहा है और वो घाटा उस जो प्राइस मिल रहा है वो एवीसी से ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से वो फर्म हानि में भी काम करेगी। लेकिन जैसे उसको संभावना ये बन जाए कि कीमत अब औसत परिवर्तनीय लागत से भी कम मिलेगा, तो निश्चित रूप से वो काम करना बंद कर देगी। देखिए दीर्घकाल में संतुलन, ये तो अभी तक आपने अल्पकाल में देखा। चूँकि लेक्चर बड़ा है, चैप्टर बड़ा है, इसलिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धीरे धीरे समझना पड़ेगा, क्योंकि पूरे टॉपिक को हमने आपको एक बार में देने की कोशिश की है, टुकड़ों में नहीं। तो पेशेंस से सुने और लाइक करें, कमेंट भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और अपने दोस्तों को भी ये चैप्टर को, इस
लेक्चर को शेयर करें। बहुत ही सिंपल और इजी वे में, आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। अब देखिए एकाधिकार दीर्घकाल में। अब दीर्घकाल में अगर है तो निश्चित रूप से फर्म अपनी अपनी लागत में, अपने प्लाट के आकार में समायोजन कर सकती है। चूँकि कोई एंट्री नहीं है, कोई अन्य फर्म एंट्री नहीं करेगी, लेकिन वो लागत तो एडजस्ट कर लेगी। अगर जैसे उसको एहसास होगा कि भाई हमको टाइम ज़्यादा मिल गया है, वो कम से कम लागत में मैक्सिमम प्रोडक्शन कर लेगी और प्रॉफिट कम आएगी। तो इस डायग्राम में भी देखिए एकाधिकारी में, चूँकि पूर्ण प्रतियोगिता में तो नॉर्मल प्रॉफिट दीर्घकाल, लेकिन यहाँ पे एब नॉर्मल। क्यों? क्योंकि वो कम से कम जो उसकी कंडीशन है कि वो प्लाट के आकार में समायोजन करके एब नॉर्मल प्रॉफिट अर्जित करेगी। क्यों? और चूँकि उसका कंपटीटर कोई है नहीं, इसलिए वो एब नॉर्मल प्रॉफिट, असामान्य लाभ, चूँकि प्राइस इज ग्रेटर देन एसी, एब नॉर्मल प्रॉफिट फर्म को मिल जाएगी। डायग्राम में जस्ट जैसे एब नॉर्मल प्रॉफिट हम बनाते हैं वैसे आप समझ सकते हैं। अल्पकाल वाले डायग्राम में हमने अभी आपको समझाया था। दोबारा से फिर देखिए संतुलन LAC, देखिए LMC बराबर LMR, ये देखिए MR वक्र और LMC वक्र दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं। संतुलन ई बिंदु पर है और इससे संबंधित बिक्री देखिए OQ है। कीमत इससे संबंधित A बिंदु से संबंधित देखिए P1 है। लागत जो है उसकी वो AC, ये B बिंदु से संबंधित OP है। इसका मतलब लागत OP है, जबकि प्राइस उसको OP1 ज़्यादा मिलना है। तो निश्चित रूप से ये जो शैडो एरिया है वो एब नॉर्मल प्रॉफिट का, वो दीर्घकाल में उसको ये मिलता रहेगा। तो निश्चित रूप से फर्म लॉन्ग रन में विदाउट कॉम्पिटिटर है, कोई उसका प्रतिद्वंदी नहीं है। फर्म अपने प्लाट के आकार में समायोजन कर सकती है, अपनी लागत एडजस्ट कर सकती है, इसलिए उसको एब नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। तो ये अभी तक आप लोगों ने समझा एकाधिकार क्या है। आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, आपने समझा, और ये दिमाग में रखिए, बहुत ही सिंपल है। इससे तमाम प्रश्न पूछे जाएंगे, तमाम कंपटीशन में पूछे जाएंगे। आप ध्यान से समझिए, सारा कुछ इसमें दिया गया है। और अगर आपको कहीं समस्या आती है तो आप निश्चित रूप से मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगा। और इसी के साथ फिर आपसे एक गुजारिश है मेरी कि आप सभी इसको अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर आपको अर्थशास्त्र विषयों की दे सकें। थैंक यू, धन्यवाद।